नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 10B के चैप्टर 15 टूल्स फॉर एस्टेट प्लानिंग को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के, तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहां सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। देखिए, सोचिए एक पल के लिए, किसी इंसान ने 40 साल दिन रात एक करके एक मल्टी करोड़ बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उसकी मृत्यु के सिर्फ 40 दिन के अंदर उसके अपने बच्चे उस एम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत कॉमन है ना? और ये सब होता है सिर्फ एक सिग्नेचर, एक सही डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से। आज हम उसी तबाही से बचने के तरीके डिकोड करने वाले हैं। जब भी ये एस्टेट प्लानिंग शब्द आता है तो दिमाग में सबसे पहले इमेज किसी बहुत बड़े उद्योगपति की बनती है। हाँ, लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ उनके लिए है जिनके पास 10-15 बंगले हो। बिल्कुल, लेकिन असल में समझिए, एस्टेट प्लानिंग हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास कोई भी एसेट है, चाहे वो बैंक अकाउंट में थोड़े से पैसे हो, एक छोटा सा फ्लैट हो या कुछ म्यूचुअल फंड्स ही क्यों ना हो। ये बहुत सटीक बात है। एस्टेट प्लानिंग को अगर एक लाइन में समझें तो ये परिवार के लिए एक फाइनेंशियल मैप है, एक ऐसा नक्शा जो किसी के जाने के बाद परिवार को कानूनी भूल भुलैया में खोने से बचाता है। सही कहा, मेहनत की कमाई परिवार के काम आने चाहिए ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में बर्बाद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक फाइनेंशियल एडवाइजर या NISM सर्टिफिकेशन होल्डर के लिए ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ का सबसे बड़ा हथियार है। क्लाइंट्स के एसेट्स को सुरक्षित अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एकदम। और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ना इस चैप्टर में जो टूल्स दिए गए हैं उन्हें समझना होगा। हम इन सारे लीगल टूल्स को दो अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पहला हिस्सा वो टूल्स हैं जो व्यक्ति के जीवन काल में काम आते हैं, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक एसेट्स पर कंट्रोल कैसे रखना है। इसमें आपका ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट और पावर ऑफ अटर्नी आते हैं। राइट। और दूसरा हिस्सा वो टूल्स है जो मृत्यु के बाद ही एक्टिव होते हैं, जैसे विल यानी वसीयत और नॉमिनेशन। तो लॉजिकल यही होगा कि सबसे पहले मृत्यु के बाद लागू होने वाले सबसे ताकतवर टूल से शुरुआत की जाए, विल या वसीयत। कानूनी भाषा में समझें तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 2H के तहत ये एक लीगल डिक्लेरेशन है। बिल्कुल। विल सिर्फ मृत्यु के बाद ही एक्शन में आती है। इंसान अपने जीवन काल में इसे जितनी बार चाहे बदल सकता है, फाड़कर फेंक सकता है, नहीं बना सकता है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। लोगों को लगता है कि वसीयत का मतलब है स्टैम्प पेपर, वकील की भारी भरकम फीस और कोर्ट के चक्कर। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है। तो अगर कोई इंसान एक सादे कागज पर अपनी हैंडराइटिंग में पूरी वसीयत लिख दे बिना किसी वकील के, तो क्या वो वैलिड मानी जाएगी? 100% वैलिड मानी जाएगी। और एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे होलोग्राफ विल कहते हैं। होलोग्राफ विल? हाँ। अच्छा। हाँ, अगर वसीयत बनाने वाला, जिसे हम टेस्टेटर कहते हैं, पूरी वसीयत अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखता है तो कानून की नजरों में ये एक बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट है। लॉजिकल है, क्योंकि हैंडराइटिंग से ये साबित करना आसान हो जाता है कि उसी इंसान ने लिखी है। बिल्कुल, किसी ने जबरदस्ती टाइप नहीं करवाई। अच्छा, और क्या किसी वसीयत में शर्तें भी जोड़ी जा सकती हैं? मतलब ऐसा कुछ कि मेरे बेटे को घर तभी मिलेगा जब वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेगा? हाँ, इसे कंडीशनल विल कहते हैं। ये तभी लागू होती है जब उसमें लिखी गई कोई खास शर्त पूरी हो। इसके अलावा एक जॉइंट विल भी होती है जो दो लोग मिलकर बनाते हैं, जैसे कि पति पत्नी। समझ गया। लेकिन एग्जामिनर्स का एक और फेवरेट सवाल होता है प्रिविलेज्ड विल को लेकर। प्रिविलेज मतलब किसी खास अधिकार वाली वसीयत, ये किसके लिए होती है? देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में होते हैं। मान लीजिए कोई सैनिक बॉर्डर पर युद्ध लड़ रहा है या कोई नाविक बीच समुद्र में है। ओके। अगर उन पर कोई जानलेवा हमला होता है तो वो वकील या कागज ढूंढने तो नहीं जाएंगे ना। ऐसे हालात में कानून उन्हें ये छूट देता है कि वो मौखिक तौर पर, यानी सिर्फ बोलकर भी, अपनी वसीयत दो गवाहों के सामने डिक्लेयर कर सकते हैं। अरे वाह। हाँ, इसे प्रिविलेज्ड वसीयत कहते हैं और ये पूरी तरह लीगल है। ये सच में बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए वसीयत बन गई और उस इंसान की डेथ भी हो गई। अब वो कागज का टुकड़ा लेकर परिवार वाले बैंक पहुंचते हैं। बैंक वाला कैसे मान ले कि वो वसीयत असली है? वो तो कह देगा कि ये कागज तो कोई भी बना सकता है। और बैंक अपनी जगह सही भी है। यहीं पर एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट एंट्री लेता है, प्रोबेट। प्रोबेट, इसे थोड़ा सिंपल भाषा में समझाइए। प्रोबेट को अगर एकदम साधारण शब्दों में समझें तो ये सिविल कोर्ट की लगाई हुई एक सील है, एक ठप्पा है। कोर्ट पूरी जांच करता है और फिर एक सर्टिफिकेट देता है जो साबित करता है कि ये वसीयत आखिरी है और असली है। अच्छा, मतलब कोर्ट का अप्रूवल देता है कि वो अब एसेट्स को बांट सकता है। लेकिन क्या प्रोबेट पूरे भारत में लेना जरूरी है? क्योंकि मैंने सुना है कई जगह लोग बिना प्रोबेट के भी काम चला लेते हैं। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट समझना होगा जो स्टूडेंट्स को ये पॉइंट याद रखने में मदद करेगा। अंग्रेजों के जमाने में 3 मुख्य प्रेसिडेंसी शहर हुआ करते थे, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। हाँ, हिस्ट्री में पढ़ा था। हमारा सक्सेशन कानून उसी दौर से जुड़ा है।
इसीलिए आज भी प्रोबेट लेना सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 शहरों चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में अनिवार्य है। अच्छा, सिर्फ इन 3 शहरों में? हाँ, अगर वसीयत इन शहरों में बनी है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन इन शहरों में है तो बिना प्रोबेट के काम नहीं चलेगा। बाकी भारत में ये ऑप्शनल है। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी टाउन्स। लेकिन एक सवाल और, अगर किसी ने वसीयत बनाई ही ना हो, फिर डेथ हो जाए, तब परिवार क्या करेगा? वो स्थिति सबसे दर्दनाक होती है। अगर वसीयत नहीं है तो परिवार वालों को सिविल कोर्ट जाकर सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अरे ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। कोर्ट सभी रिश्तेदारों को नोटिस भेजता है, न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकलता है कि किसी को आपत्ति तो नहीं है। बाप रे। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों, कभी-कभी सालों लग जाते हैं। इसके बिना कोई भी बैंक बैलेंस, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स लीगल वारिस क्लेम नहीं कर सकते। तो वसीयत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये समझ आती है कि ये मृत्यु के बाद शुरू होती है और प्रोबेट या सक्सेशन के चक्कर में मामला पब्लिक हो जाता है। बिल्कुल पब्लिक हो जाता है। अगर किसी क्लाइंट को जीते जी अपने कैसेट्स पर कंट्रोल भी रखना है और वो चाहता है कि मामला पूरी तरह प्राइवेट रहे, कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े, तो क्या ऑप्शन है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अल्टीमेट टूल आता है, ट्रस्ट। ट्रस्ट? मैं ट्रस्ट को हमेशा एक तिजोरी की तरह समझता हूँ। मतलब किसी ने अपनी प्रॉपर्टी एक मजबूत तिजोरी में रख दी और चाबी किसी भरोसेमंद इंसान को दे दी जो परिवार का ध्यान रखेगा। तिजोरी वाला एग्जाम्पल अच्छा है, लेकिन इसे थोड़ा और अपग्रेड करते हैं। एक ट्रस्ट सिर्फ तिजोरी नहीं है, बल्कि एक लीगल रोबोट की तरह है जो उस तिजोरी को संभालता है। लीगल रोबोट? ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, देखिए इसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत बनाया जाता है। इसमें 3 हिस्सेदार होते हैं। पहला, सेटलर। ये वो इंसान है जो इस रोबोट को बनाता है और उसमें अपनी प्रॉपर्टी डालता है। ओके, सेटलर। दूसरा है ट्रस्टी, जो इस रोबोट का ऑपरेटर है, जिसका काम है रोबोट को सही से चलाना और प्रॉपर्टी को मैनेज करना। और तीसरा है बेनिफिशियरी, जिसके फायदे के लिए ये पूरा सेटअप काम कर रहा है। ये रोबोट वाली एनालॉजी दिमाग में एकदम फिट बैठती है। तो एग्जाम के लिए इसमें कौन से टाइप समझना सबसे जरूरी है? 2 सबसे बड़े अंतर समझने होंगे। पहला, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ट्रस्ट। अगर उस लीगल रोबोट का फायदा आम जनता को मिल रहा है, जैसे कोई स्कूल, अनाथालय या अस्पताल चल रहा है, तो वो पब्लिक ट्रस्ट है। और प्राइवेट? अगर वो रोबोट सिर्फ आपके परिवार के बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्चे उठा रहा है, तो वो प्राइवेट ट्रस्ट है। दूसरा अंतर है रिवोकेबल वर्सेस इररिवोकेबल ट्रस्ट। शब्दों से ही इसका मतलब निकल रहा है। रिवोकेबल मतलब जिसे बनाने वाला यानी सेटलर जब चाहे कैंसिल कर दे, वापस ले ले। सही पकड़ा। और इररिवोकेबल मतलब जो एक बार बन गया सो बन गया। रोबोट लॉक हो चुका है, अब उसे सेटलर भी वापस नहीं ले सकता। एकदम सही। अब ट्रस्ट के बाद एक और टूल है जो जीवन काल में बहुत काम आता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, या जिसे हम पीओए कहते हैं। हाँ, इसमें भी 2 पार्टी होती हैं, डोनर जो अपनी पावर दे रहा है और डोनी जिसे पावर मिल रही है। लेकिन इसकी जरूरत कब पड़ती है? मान लीजिए कोई व्यक्ति काम के सिलसिले में 6 महीने के लिए विदेश जा रहा है और पीछे से उसे अपना एक घर बेचना है। वो खुद तो साइन करने आ नहीं सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता। तो वो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को स्पेशल पीओए दे देगा। स्पेशल पीओए का मतलब है किसी एक खास काम के लिए पावर देना, जैसे सिर्फ वो घर बेचना। काम खत्म तो पीओए खत्म। और जनरल पीओए क्या होती है? दूसरी होती है जनरल पीओए, जहां एक इंसान अपने सारे काम, टैक्स भरना, बैंक मैनेज करना, सबकी पावर किसी और को दे देता है। यहाँ एक ऐसी चीज है जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। पीओए को लेकर ये गलतफहमी है कि इसे हमेशा रजिस्टर करवाना पड़ता है। हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीओए का रजिस्ट्रेशन हर केस में अनिवार्य नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनिए, रजिस्ट्रेशन सिर्फ तब मैंडेटरी होता है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जमीन या घर को बेचने या ट्रांसफर करने की बात हो रही हो। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसी डोनर की मृत्यु होती है, पीओए उसी सेकंड खत्म हो जाती है। डेथ के बाद डनी उस कागज से एक बैंक से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता। बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है ये। अब हम इस चैप्टर के उस हिस्से में चलते हैं जहां से सीधे डेफिनेशंस और फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए कुछ याद रखने की ट्रिक्स के साथ देखते हैं। पहला शब्द है टेस्टेटर, जो वसीयत तैयार करता है। इसे ऐसे याद रखें कि जो टेस्ट करता है कि किसे क्या मिलेगा, वो टेस्टेटर है। दूसरा है लेगेटी, जिसे वसीयत में कुछ लेगेसी या हिस्सा मिलता है। बिल्कुल। तीसरा है एग्जीक्यूटर, जिसे वसीयत को एग्जीक्यूट या लागू करने की जिम्मेदारी मिलती है। और चौथा टर्म जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, कॉडिसल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉडिसल को मैं वसीयत का सप्लीमेंट्री पेज या पैच अपडेट कहता हूँ। पैच अपडेट वो कैसे? मान लीजिए एक व्यक्ति ने 10 पेज की बहुत डिटेल वसीयत बना ली। 2 साल बाद उसे बस एक ट्रस्टी का नाम बदलना है, तो क्या वो पूरी वसीयत दोबारा टाइप करवाएगा? नहीं, वो तो बहुत झंझट का काम है। बिल्कुल नहीं, वो बस एक कोडिसल बनाएगा जिसमें सिर्फ वो छोटा सा बदलाव लिखा होगा और उसे ओरिजिनल वसीयत के साथ अटैच कर देगा। ये कानूनी रूप से ओरिजिनल वसीयत का ही हिस्सा बन जाता है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है ये। अब एक फॉर्मूला पर आते हैं जो ट्रस्ट के टैक्सेशन में बहुत अहम रोल निभाता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल नेट इनकम, जिसे शॉर्ट में डीएनआई कहते हैं। डीएनआई? हाँ। इसका फॉर्मूला है डीएनआई इक्वल टू टैक्सेबल इनकम माइनस कैपिटल गेन्स
प्लस टैक्स एग्जेम्पशंस। इसे थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, इसका लॉजिक समझना होगा। डीएनआई असल में वो नेट इनकम है जो ट्रस्ट अपने बेनिफिशियरी के हाथ में सौंपने वाला है। सही कहा। तो फॉर्मूले में हम कैपिटल गेन्स को क्यों माइनस कर रहे हैं? यही तो कैच है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राजेश के ट्रस्ट ने साल भर में 10 लाख रुपए कमाए, जिसमें से 2 लाख रुपए शेयर बेचने पर हुआ कैपिटल गेन है। ओके, 2 लाख का गेन। अब टैक्स के नियमों के हिसाब से ट्रस्ट को उस 2 लाख के कैपिटल गेन पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर हम डीएनआई निकालते वक्त उस 2 लाख को नहीं हटाएंगे तो जब वो पैसा बेनिफिशियरी के हाथ में जाएगा तो उसे फिर से उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओहो, तो मतलब कैपिटल गेन्स को माइनस करने का पूरा मकसद है डबल टैक्सेशन से बचना, ताकि एक ही इनकम पर ट्रस्ट भी टैक्स ना भरे और फिर बेनिफिशियरी को भी टैक्स ना भरना पड़े। बिल्कुल। ये बहुत लॉजिकल है। वैसे दोस्तों, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस। nismseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन आंसर डीप डाइव में चलते हैं। एक एमसीक्यू है जो बार बार आता है और स्टूडेंट्स इसमें फंसते हैं। कौन सा? सवाल होता है, वसीयत में बदलाव करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शंस में ट्रस्टी भी होता है और कॉडिसल भी। एग्जाम प्रेशर में कई लोग ट्रस्टी टिक कर देते हैं। अरे वो तो पूरी अलग चीज है। हुई ना? लेकिन जैसा हमने अभी समझा, वसीयत का सप्लीमेंट्री पेज कॉडिसल होता है। ट्रस्टी पूरी तरह अलग चीज है। इस तरह की सिली मिस्टेक्स भारी पड़ती हैं। चलिए केसलेट एनालाइज करते हैं। ये बड़ा पेचीदा केस है। मान लीजिए मिस्टर PQR की डेथ हो गई। ओके। उनकी वसीयत में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने जिंदा भाई और एक बहन के बच्चों के नाम कर दी, लेकिन उनके 2 भाई बहन ऐसे भी थे जो पहले ही गुजर चुके हैं। तो क्या उन गुजर चुके भाई बहनों की पत्नियां या उनके बच्चे कोर्ट में आकर इस वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, देखने में लगता है कि वसीयत में नाम नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका स्टेप बाय स्टेप लॉजिक समझिए। हाँ बताइए। जब वसीयत प्रोबेट के लिए कोर्ट में जाती है तो कानून अंधा नहीं है। कोर्ट का सबसे पहला काम है उस व्यक्ति के सभी लीगल एयर्स यानी कानूनी वारिसों को एक नोटिस भेजना। अच्छा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वसीयत में उनका नाम लिखा है या नहीं। अच्छा। कोर्ट सबको मौका देता है और पूछता है कि क्या किसी को इस वसीयत के असली होने पर कोई शक है। मतलब कोर्ट खुद दरवाजा खोलता है। बिल्कुल। इसलिए जो भाई बहन गुजर चुके हैं, उनके लीगल वारिस बच्चे या पत्नियां पूरी तरह से ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। हाँ, उन्हें कोर्ट में यह साबित करना होगा कि वसीयत दबाव में बनी थी या टेस्टेटर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन चैलेंज करने का हक उन्हें पूरा है। ये बहुत ही डीप पॉइंट था। एक और टैक्स कैलकुलेशन का केसलेट देखते हैं। राजेश इस ट्रस्ट का केस। राजेश ने अपने माता पिता के लिए एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया। अब इस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? इस तरह के सवालों में रिप्रेजेंटेटिव असेसी का कॉन्सेप्ट लगाना होता है। इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए राजेश के पिताजी की अपनी खुद की पेंशन आती है 5 लाख और माताजी की रेंट से इनकम आती है 4 लाख। ओके। और ट्रस्ट की इनकम है 6 लाख। यहाँ ट्रस्टी एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी टैक्स भरेगा। हमें करना यह है कि पिताजी की पेंशन जो 5 लाख है, उसमें उनके हिस्से की ट्रस्ट इनकम मान लीजिए 3 लाख जोड़नी है। टोटल हो गया 8 लाख। फिर देखना है कि पिताजी टैक्स के किस स्लैब में आते हैं। सेम कैलकुलेशन माताजी के लिए होगी। समझ गया। और अगर ये तय ही ना हो कि पिताजी को कितना मिलेगा और माताजी को कितना, मतलब अगर ये एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट हो, बस यही एग्जामिनर की गूगली होती है। अच्छा। हाँ, अगर ट्रस्ट डिटर्मिनेट है, मतलब हिस्सा तय है, तो इंडिविजुअल स्लैब रेट लगेगा। लेकिन अगर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है, जहां हिस्सा तय नहीं है और ट्रस्टी की मर्जी पर निर्भर है, तो फिर कोई स्लैब रेट नहीं देखा जाता। तो फिर टैक्स कैसे लगता है? सीधे मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी MMR सीधा 30% के फ्लैट रेट से टैक्स ठोक दिया जाता है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी थ्योरी रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होती है। प्रैक्टिकल सिनेरियोज की बात करते हैं। इंडिया में बहुत सारे बड़े बिजनेस परिवार हैं। बिना नाम लिए कोई भी बड़ा ग्रुप सोच लीजिए, जो स्टील से लेकर नमक तक बनाता है। बिल्कुल। बिना अच्छी एस्टेट प्लानिंग के इतने विशाल एम्पायर बिखर सकते हैं। और बिखरते भी हैं। फैमिली बिजनेस सक्सेशन के 3 मॉडल होते हैं जो समझना जरूरी है। पहला, ओनर ऑपरेटर, जहां एक ही इंसान या कपल पूरा बिजनेस ओन भी करता है और चलाता भी है। ये तो छोटे बिजनेस में ज्यादा होता है। हाँ। दूसरा, पार्टनरशिप, जहां परिवार के कई लोग मिलकर बिजनेस के मालिक होते हैं और वही उसे चलाते हैं। ठीक है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। बड़े घरानों में यही चलता है। इसमें ओनरशिप यानी शेयर्स परिवार के सभी सदस्यों में बांट दी जाती है, चाहे वो बिजनेस में कोई काम कर रहे हों या घर बैठे हों। तो फिर जो मेहनत कर रहा है उसे क्या मिलेगा? जो सदस्य कंपनी में डायरेक्टर या CEO के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें मेहनत के लिए सैलरी या कंपेंसेशन अलग से मिलता है। इससे झगड़े नहीं होते। ये तो हुई बिजनेस बचाने की बात, लेकिन एसेट प्रोटेक्शन का क्या? मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक से 50 करोड़ का लोन लिया और बिजनेस बुरी तरह डूब गया,
तो क्या बैंक रिकवरी वाले उसका घर, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सब नीलाम कर देंगे? यहीं पर एसेट प्रोटेक्शन प्लानिंग काम आती है। स्मार्ट बिजनेसमैन कभी भी सारा रिस्क अपने पर्सनल नाम पर नहीं लेते। तो वो क्या करते हैं? वो LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाते हैं। LLP का मतलब ही है लिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस डूबता है तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है। ओके। आपका जो पुश्तैनी घर है वो एकदम सेफ रहता है। इसके अलावा एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट्स यानी APTs भी होते हैं। वो कैसे काम करते हैं? अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर है ही नहीं बल्कि एक प्राइवेट ट्रस्ट के नाम पर है तो क्रेडिटर्स उस पर कब्जा कर ही नहीं सकते हैं। और क्रेडिटर्स या बैंक्स की बात हो ही रही है, तो 2016 के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसे IBC कहते हैं, उसका जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। IBC 2016 ने तो पूरा गेम ही बदल दिया है। 2016 से पहले अगर कोई डिफॉल्ट करता था तो वो सालों साल कोर्ट में बैंक्स को घुमाता रहता था। हाँ, वो तो बहुत लंबा चलता था। लेकिन अब टाइमर लग चुका है। IBC के तहत अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो क्रेडिटर्स के पास ताकत है कि वो सिर्फ 14 दिन के अंदर डिफॉल्ट तय करके रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 14 दिन? 14 दिन। इसका मतलब है कि अगर आपकी एसेट प्रोटेक्शन प्लानिंग पहले से रेडी नहीं है तो आपके पास सोचने का भी वक्त नहीं बचेगा और कंपनी आपके हाथ से निकल जाएगी। ये वाकई डराने वाला सच है। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा उलझते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ हम उन सवालों को लेंगे जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। डाउट नंबर 1 और भारत की सबसे बड़ी गलतफहमी, नॉमिनी वर्सेस लीगल हेयर। लोगों को लगता है कि अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड में अपने बेटे को नॉमिनी बना दिया तो मेरे मरने के बाद वो सारा पैसा सिर्फ मेरे बेटे का हो जाएगा। ये सही है ना? ये बिल्कुल गलत है। इसे एकदम स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठा लीजिए। नॉमिनी प्रॉपर्टी या पैसे का मालिक नहीं होता। अच्छा। नॉमिनी सिर्फ एक केयरटेकर या ट्रस्टी है। बैंक नॉमिनी को पैसा इसलिए दे देता है ताकि पैसा सिस्टम में ब्लॉक ना हो, लेकिन उस पैसे का असली मालिक वो है जिसका नाम विल यानी वसीयत में लिखा है। समझ रही बात। और अगर वसीयत नहीं है तो सक्सेशन कानून के हिसाब से जो लीगल वारिस है पैसा उनका है। नॉमिनी की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो बैंक से पैसा ले और असली वारिसों को सौंप दे। लेकिन हर कानून में कुछ अपवाद, मतलब एक्सेप्शंस भी तो होते हैं ना? हाँ, सिर्फ 2 बड़े अपवाद हैं जहां नॉमिनी ही असली मालिक बन जाता है। पहला है लाइफ इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई बेनिफिशियल नॉमिनी है यानी पति, पत्नी, माता पिता या बच्चे, तो क्लेम का पैसा उसी का होता है। और दूसरा अपवाद है EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। वहां भी नॉमिनी ही पैसे का असली हकदार होता है। इन 2 को छोड़कर शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक अकाउंट्स, सब में नॉमिनी सिर्फ एक केयरटेकर है। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। दूसरा डाउट आता है सर्टिफिकेट्स को लेकर। सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट, क्या ये दोनों एक ही चीज के 2 नाम हैं? बिल्कुल नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। लीगल हेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो तहसीलदार या लोकल अथॉरिटी बनाता है। इसका क्या काम होता है फिर? ये सिर्फ ये साबित करने के लिए होता है कि मरने वाले के असली परिवार वाले कौन हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ पेंशन चालू करवाने या अनुकंपा वाली सरकारी नौकरी पाने के लिए होता है। अच्छा। लेकिन अगर आपको शेयर्स, डिबेंचर्स या बड़ा बैंक बैलेंस क्लेम करना है तो तहसीलदार का सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो एक सिविल कोर्ट जारी करता है। इसमें पैसों के अमाउंट का लीगल हक तय होता है। और तीसरा डाउट, विल वर्सेस ट्रस्ट। एक क्लाइंट के लिए दोनों में क्या बेहतर है? देखिए, ये तो क्लाइंट की ज़रूरत पर निर्भर है। अगर हम तुलना करें तो विल सिर्फ मरने के बाद काम शुरू करती है। उसमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं प्रोबेट के लिए। और सबसे बड़ी बात, प्रोबेट के दौरान ये एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाती है। कोई भी इसे देख सकता है। प्राइवेसी खत्म? बिल्कुल। जबकि ट्रस्ट बनाते ही तुरंत शुरू हो जाता है। इसमें आपको किसी कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके परिवार के पास कितना पैसा है ये पूरी तरह प्राइवेट रहता है। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन। कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। चलिए अब करते हैं क्विक रिवीजन। हम 6 ऐसे बुलेट पॉइंट्स रिकैप करेंगे जो एग्जाम में जाने से पहले आपको रटे हुए होने चाहिए। मैं शुरू करता हूं। नंबर 1, विल को जीवन काल में कभी भी रिवोक यानी रद्द किया जा सकता है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। नंबर 2, प्रोबेट लेना पूरे भारत में जरूरी नहीं है। ये सिर्फ 3 शहरों चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता में अनिवार्य है, बाकी जगह ऑप्शनल है। नंबर 3, कॉडिसिल का मतलब है वसीयत में छोटे मोटे बदलाव करने वाला पैच अपडेट। ये कोई आज़ाद या अलग डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ओरिजिनल वसीयत का ही हिस्सा माना जाता है। नंबर 4, टैक्स कैलकुलेशन में डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, जहां बेनिफिशियरी का हिस्सा तय नहीं है, उसकी इनकम पर सीधे मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स यानी 30% का टैक्स लगता है। नंबर 5,
पीओए के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता हर केस में नहीं है। ये सिर्फ तब मैंडेटरी है जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन का ट्रांसफर हो रहा हो। और नंबर 6, एक माइनर यानी नाबालिग बच्चा पीओए में डनी तो हो सकता है, लेकिन वो किसी वसीयत के प्रोबिट के लिए एग्जीक्यूटर नहीं बन सकता जब तक वो बालिग न हो जाए। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करना क्या है? जाओ nismseries.com पे, वहां सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है एनएसएम प्रिपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और जाते जाते एक बात सोचिएगा, आज हमने घर, जमीन, शेयर्स और बैंक बैलेंस जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को सेव करने की बात की, लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके ईमेल्स, आपके क्लाउड स्टोरेज और क्रिप्टो करेंसी भी तो आपकी एसेट्स हैं। अरे हाँ, डिजिटल एसेट्स। बिल्कुल। क्या आज के हमारे मौजूदा सदियों पुराने एस्टेट प्लानिंग टूल्स इन डिजिटल एसेट्स को कवर करने के लिए काफी हैं? अगर कल को कुछ हो जाए तो आपके उस डिजिटल एम्पायर का क्या होगा? इसके बारे में खुद रिसर्च करें और सोचें। मिलते हैं अगले सेशन में।